मिट्टी में सोना उगाते हैं, लहलहाते खेत जिनकी कहानियां सुनाते हैं। सुनिए खेत खलिहान की बात, विशेष कार्यक्रम अन्नदाता में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आशीष। कार्यक्रम चल रहा है अन्नदाता। दोस्तों, खेती किसानी की जब भी हम बात करते हैं तो हम अपने किसानों की बात करते हैं, उनके खलिहान, उनके खेतों की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत जिसको कहा जाता है किसानों का देश, 60 से 70% आबादी हमारी खेती किसानी के कार्यों पर निर्भर करती है, उनकी आजीविका उस पर निर्भर करती है। भले ही अब गांवों का भी थोड़ा थोड़ा शहरीकरण हो रहा हो, लेकिन अभी भी जो मूल गांव की परिकल्पना हम देखते हैं या समझते हैं, वो अभी भी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो किसान हमारा अन्नदाता है, अन्न उगाता है, वही किसान सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, सबसे ज्यादा परेशान होता है तो मौसम से होता है, यानी कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही झेलता है। तो ऐसे ही तमाम विषयों पर बात करने के लिए कि आखिर खेती किसानी में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए बहुत लाभप्रद हैं, या उनको और क्या क्या कृषि विभाग की तरफ से मुहैया करवाया जाता है, या उनके तमाम कृषि अधिकारों को लेकर कृषि विभाग या उनके अधिकारी कैसे सजगता दिखाते हैं, तत्परता दिखाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह जी हैं। उनका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और सर के साथ में सिलसिला शुरू हो बातचीत का, उस पर मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि जो किसान अपने फसल को लेकर सोचता है कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि वो जैसे बच्चे को बड़ा करता है वैसे ही फसल को भी बड़ा करता है, तो क्या कहेंगे कि क्या क्या योजनाएं ऐसी हैं जो आप लोगों के जरिए उन तक पहुंचती हैं जिसका बहुत लाभ होता है? देखिए, अभी चूंकि हमारा रबी की जो फसलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, और जायद की फसलें कुछ किसानों ने लगा दी हैं। तो जैसे कि ये मौसम बीच में भी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तो इसी सिलसिले में अनुकूलता और प्रतिकूलता के परिप्रेक्ष्य में एक योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत जो भी किसान भाई जिनका प्राकृतिक आपदा से अगर फसल में क्षति होती है तो वो टोल फ्री नंबर है 14447, इस पर अपना कॉल करके बता दें कि उनकी फसल में नुकसान हुआ है, बशर्ते उन्होंने फसल का बीमा कराया हो। क्योंकि खरीफ रबी दोनों सीजनों के लिए बहुत सारी फसलें, जैसे धान है, गेहूं है, सरसों है, ये सारी फसलें अधिसूचित की गई हैं। तो जिससे जो भी किसान का अगर कोई प्रतिकूल उपज पर या उसका क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति और मुआवजा मिल जाता है, जिससे कि किसान भाइयों को जो नुकसान होना चाहिए प्राकृतिक आपदा की दशा में वो नहीं होता है। ठीक है। जहां तक किसानों के लिए आपने प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना का जिक्र किया, वो एक बहुत बड़ा रक्षक है उनके लिए कि अगर कोई प्रतिकूलता वो झेल रहे हैं तो कम से कम उनके परिवार को वो बैक करे। लेकिन किसान के लिए सबसे जरूरी बीज हो जाता है। बीजों को लेकर कृषि विभाग समय समय पर क्या कोई ऐसे कदम उठाता है कि उन तक बहुत अच्छे बीज पहुंचे, या जो नई नई साइंस निकल रही है या नए नए प्रयोग हो रहे हैं बीजों को लेकर? अभी हमने देखा था, हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ नए बीज बनाए गए, दलहन तिलहन के भी, तो क्या कैसे मुहैया करवा? बिल्कुल, ये विभाग, हम कृषि विभाग विभिन्न जो हर विकास खंड में उसके राजकीय कृषि बीज भंडार हैं, उसके अतिरिक्त कुछ हमारी जो साधन सहकारी समितियां हैं, उसके अतिरिक्त निजी जो प्राइवेट दुकानदार हैं, उनके माध्यम से जो नवीन बीज होते हैं कृषकों को वितरण किए जाते हैं। जैसे कि अब जायद की सीजन है, या जो फरवरी मार्च में कुछ किसानों ने हमारे यहाँ से उर्द का बीज है, मूंग का बीज है, दलहनी फसलों का बीज है, वो गन्ना के साथ इंटरक्रॉपिंग की है, जिससे कि एक तरफ तो उनकी मतलब भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी, दूसरी ओर उनको दलहनी फसलें जैसे कि उर्द और मूंग की उपज भी प्राप्त होगी। और सामान्य रूप से जो जायद की फसलें हैं, चाहे वो उर्द हो चाहे मूंग हो, इनमें खरीफ की तुलना में उपज भी किसान भाइयों ने बताया कि ज्यादा प्राप्त होती है। तो ये बीज हम लोग वितरण करते हैं। साथ ही जिन किसानों ने गेहूं लगाया है कि जो जायद की फसलें नहीं लगा पाए, उनके लिए हम जल्दी अभी ढैंचा का बीज, जो कि हरी खाद का काम करता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। साथ ही हम लोग जो किसान भाई अगर नहीं लगाते हैं तो उनसे ये सलाह देते हैं कि वो अपनी भूमि को अगर उन्होंने खा लिया है तो उसकी जुताई करके छोड़ दें, जिससे बहुत सारे जो रोग होते हैं, बहुत सारे कीट होते हैं जो कि बाद में फसलों में प्रकोप पड़ते हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलती है। तो अगर आपने जायद की फसलें लगा ली हैं तो बहुत बेहतर है। उसके अतिरिक्त आप अभी हरी खाद की जो फसलें उनको लगा के उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो अपनी भूमि की जुताई अवश्य करके छोड़ दें,
दें, खुला छोड़ दें, जिससे कि उनमें जो कीट रोग आगामी फसलों में लगने वाले होंगे उस पर नियंत्रण हो सकेगा। बिल्कुल, चूंकि कार्यक्रम जी अपनी बात पूरी। और इसके साथ ही जो बीज में आपने बात की, तो खरीफ की फसलें हैं, चाहे धान है, चाहे गेहूं है, चना, मटर, मसूर, सरसों, इन सब की बहुत सारी प्रमाणित बीज और फाउंडेशन जो आधारी बीज जिसे हम कहते हैं, वो हम लोग अपने राजकीय कृषि बीज भंडारों से उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे किसान भाई उसे लेते हैं। सामान्य रूप से ये 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि ये कार्यक्रम हमारा बहुत बड़े स्तर पर अगर देखें तो ग्रामीण अंचल के लोग पसंद करते हैं, अन्नदाता चूंकि कार्यक्रम का नाम ही है, तो बहुत सारे ऐसे युवा किसान भी हैं जो कहीं ना कहीं खेती किसानी में, चूंकि पारिवारिक रूप से चल रहा है तो वो भी उसमें आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेती किसानी का काम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा अगर उनको ये भी समझा सकें आपके जरिए, रबी खरीफ की फसल या जायद की फसल जो हम कह रहे हैं, आपको पता है, हमको पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये फसलें या इनमें क्या अंतर है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं और मौसम के हिसाब से इनका जो हमने अंतर बनाया है वो कैसे हम जान पाए। देखिए, खरीफ की फसलें जो सामान्य रूप से जून माह में लगाई जाती हैं, जैसे कि धान हुआ, उर्द हुआ, मूंग हुआ, मक्का हुआ, ज्वार है, बाजरा है, ये सब फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। जी। रबी की फसलें सामान्य रूप से अक्टूबर और नवंबर माह में लगाई जाती हैं, जो कि फरवरी और मार्च माह में जिनकी कटाई की जाती है, जैसे कि गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है। फिर कुछ फसलें जायद की होती हैं। जायद में सामान्य रूप से फरवरी मार्च में फसलें बोई जाती हैं और ये मई जून में इनकी कटाई हो जाती है। कम अवधि की फसलें होती हैं। विशेष रूप से इसमें कुकरविट्स, जैसे हम खरबूज, तरबूज, इस तरीके की फसलें हैं। उसके अलावा मक्का भी लगाते हैं, मूंगफली भी लगाई जाती है, और उर्द है, मूंग है, ये भी कुछ फसलें ऐसी हैं जो मतलब मूल रूप से तो खरीफ की थी, लेकिन वर्तमान वर्ष में किसानों द्वारा जायद में उगाई जाती हैं और इनकी उपज भी बहुत अच्छी होती है। और जबकि लखीमपुर जनपद में किसान भाई साठा धान भी लगाते हैं, जो कि 70-80 दिन में हो जाता है और उसकी भी उपज बहुत अच्छी होती है। तो ये फसलें हम खरीफ, रबी, जायद इस तरीके से मौसम कब कब बुवाई और हार्वेस्टिंग रिगार्डिंग इसको करते हैं। तो जैसा जनपद खीरी की अगर हम बात करें, यहाँ का जैसे आपने कहा कि साठा धान की बात आप कर रहे हैं, गोल्डन क्रॉप तो हमारे यहाँ की गन्ना है ही है, तो इसके अलावा यहाँ के वातावरण को देखते हुए कौन कौन सी ऐसी फसल है जिस पर प्रयोग किसानों को करना चाहिए या कर सकते हैं? देखिए, ऐसी बहुत सारी औद्यानिक फसलें हैं। सामान्य रूप से जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप है वो धान, गेहूं और यही है, आलू है, गन्ना है। लेकिन जैसे कुछ किसान हैं जो कि आपने बताया, जैसे कि मतलब नए युवा किसान आ रहे हैं जो पढ़ के आ रहे हैं, तो वो कई लोग बागवानी की फसलों में जा रहे हैं, जो पॉली हाउस बना के खेती कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं, कुछ पॉली हाउस में खीरा कर रहे हैं, कुछ लोग विभिन्न प्रजातियों के अमरूद लगा रहे हैं। तो जो आधुनिक किसान है वो नई तकनीकों का उपयोग करके हमारे जनपद में बहुत सारे किसान कर रहे हैं और उससे उन्हें फायदा भी हो रहा है। लेकिन उस मतलब जो मेन वो है कि उसमें किसानों को प्रयोग करने की आवश्यकता है। और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हमारे जनपद में, क्योंकि बहुत ही उत्तम क्लाइमेट है, तो जो भी फसलें किसान भाई लगाना चाहें, मतलब उसकी एक प्रॉपर प्रणाली होती है कि कौन सी फसलें लग सकती हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, उसके हिसाब से तो लगा सकते हैं। बहुत सारी किसानों ने नई फसलें लगाई भी हैं। जैसे कि ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन मोहम्मदी क्षेत्र में कई किसानों ने लगाया है। बिल्कुल। जैसे कि हमारे यहाँ अमरूद सामान्य रूप से कम लगाते थे, मतलब अगर बागवानी की बात करें, आम हमारे लिए नॉर्मल था, तो अब हमारे यहाँ अमरूद की भी फसलें किसानों ने लगानी शुरू कर दी। जो घाघरा नदी किनारे भी, आपने एक दिन अखबार में भी पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पहले जो है नदी किनारे जो फसलें, जो कुकुरबिट्स थी, वो नहीं लगाते थे, लेकिन अब जो है खूब लगाते हैं, जिससे कि क्योंकि जिसमें तरबूज है, खरबूज है, तो इस तरीके से उन्हें एडिशनल आय भी मिलती है, क्योंकि इनके रेट अच्छे अगर समय पे लग जाते हैं तो मिल जाती है। दूसरी, वो नदी का किनारा जहाँ इस समय कोई भी फसल नहीं उग सकती, इस फसल करके फायदा भी कमा रहे हैं। वैसे तो सॉइल टेस्टिंग के लिए बहुत सारे उपाय हैं, किसान अपना भी लैब, जो अपनी कृषि प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर ले जाते हैं, लेकिन क्या समय समय पर कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि गांवों का चुनाव करके कृषि विभाग खुद किसानों तक पहुंचता हो कि आपकी जो यहाँ की मिट्टी है, इसको और उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करें, या अगर इसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है तो आप इसके लिए क्या करें? मतलब स्वतः कृषि विभाग करता है क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल कृषि विभाग करता है। ऐसा है कि इसमें एक योजना है सॉइल हेल्थ की, उसके तहत हम प्रत्येक विकास खंड से गाँव को सेलेक्ट करते हैं
और उन गांव में उनके नमूने लिए जाते हैं क्लस्टर बनाते हुए, और उन नमूनों का परीक्षण जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं उसमें की जाते हैं 17 क्राइटेरिया पे। उसके बाद उसके परिणाम दिए जाते हैं। उसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है उसके माध्यम से हम किसानों को सलाह देते हैं कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़्यादा ज़रूरत है, या कौन से तत्व की उनके खेत में कमी है, या किस किस चीज़ों को उन्हें डालना है जिससे कि उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े। तो कृषि विभाग भी करता है, बल्कि हमारे यहाँ गन्ना विभाग के माध्यम से जो कुछ गन्ना मिले हैं वो भी नमूने लेती हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट में जैसे इफ्को है जी, तो इफ्को कंपनी भी कुछ किसानों से नमूना लेके और उसको भी भेजती है। तो जहाँ भी किसान जिनकी आवश्यकता रहती है, ये प्रयास होता है कि उनकी नमूना का टेस्ट हो जाए, और समय समय पे ये बताया भी जाता है कि संतुलित रूप से हम उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे किसान भाई उर्वरकों के मामले में बहुत ज़्यादा उर्वरकों को कौन से डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए इस पे ध्यान ना देके हम जनरली हमारे किसान भाई 2 उर्वरकों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। एक तो है यूरिया, दूसरा है डीएपी। अब है क्या कि यूरिया उर्वरक हम ज्यादा डालते हैं तो वो पौधे की हरियाली तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही उसमें जब सकुलेंसी ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो उसमें कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है जी। तो एक तरफ तो हम यूरिया डालने से हमारा पैसे के खर्चे में वृद्धि हो रही है जी। दूसरा खेत में उपयोग करें, दूसरा उसके बाद जो भी फसल है उसके लिए संतुलित मात्रा में एक अनुशंसित मात्रा है उर्वरक की। जैसे कि अगर हम धान की बात करें तो धान में सामान्य रूप से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम के आसपास पोटास की आवश्यकता होती है जी। ऐसे ही गन्ने में लगभग 150 से 180 किलोग्राम के बीच नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम करीब पोटास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप किसानों से पूछें कि वो कैसे डाल रहे हैं तो अभी आपको कई किसान बताएंगे कि हम 1 बीघा, चूंकि यहाँ का जो बीघे में जो बताते हैं कि 15 बीघे बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो बताएंगे कि हम 1 बीघे में 1 कट्टा डाल देते हैं। तो वो मतलब अब चूंकि उर्वरक को आपने जब अनावश्यक डाला तो उससे तो कोई उर्वरा शक्ति पे, उपज पे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, दूसरा आपका पैसा नुकसान हुआ, तीसरा साथ साथ रोग और कीट आने की भी संभावना बढ़ गई। तो हम लोग इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी इस बात के निर्देश निर्गत किए गए हैं कि कोई भी किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसको 7 बैग यूरिया और 5 बैग डीएपी ही दिए जाए। तो हम लोग भी अपने किसानों को, साथ ही फास्फेटिक फर्टिलाइजर के केस में किसान भाइयों को एनपीके और एसएसपी को प्रमोट करने के लिए अनुरोध करते हैं। और मुझे बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे किसान भाइयों ने यहाँ अच्छी मात्रा में एसएसपी खाद और एनपीके खाद का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया जी। बस यूरिया खाद अभी थोड़ा ज्यादा जाते हैं, हम लोग सतत जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम धान की फसल लगाइए जी तो जब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन जरूरत है तो कुल मिला के हमको पूरे सीजन में 5 बैग यूरिया चाहिए। जो टॉप ड्रेसिंग सामान्य रूप से हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग महत्वपूर्ण होती है, तो सामान्य रूप से इसको हम लोग मई जून के महीने में करते हैं, तो 2 से 3 बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो अगर हम एकड़ के हिसाब से अगर इसका हिसाब लगाएं, जो हमारे किसान भाई एकड़ का हिसाब चूंकि ज्यादा यहाँ लगाते हैं, तो 5 बैग अगर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है यूरिया नाइट्रोजन 5 बैग, तो 2 बोरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अगर हम 2 महीने में भी टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो 1 बोरी 1 महीने के लिए 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अगर उसका वो प्रयोग करेंगे तो उससे उनकी फसलें भी ठीक रहेंगी और रोग और कीट भी तुलनात्मक रूप से कम आएंगे, और उससे उनकी लागत भी, जो अनावश्यक जो वो यूरिया डाल के या डीएपी वो भी ऑप्टिमाइज होगी, या वो भी उपयुक्त होगी, उनकी लागत में भी लाभ होगा। तो जैसे जो आपने खाद को लेकर एक कैपिंग बताई कि इतने ही बोरी उनको दिए जाने का निर्देश दिया गया, और ये कहीं ना कहीं जरूरी था, इसलिए कहीं आपको नहीं लगता कि ये एक मिथ भी बना है किसानों में कि हमको कम दे रही है सरकार? नहीं, वो बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि मतलब सरकार तो इसलिए कम दे रही है आपको क्योंकि वही जरूरत है आपकी, अनावश्यक आप खराब कर लेंगे चीजें। एक दौर जो एग्रीकल्चर में पुराने लोग काम किए वो बताते हैं कि किसान खाद डालना ही नहीं चाहता था, तो कृषि विभाग के लोग जाते थे, चोरी छुप के खाद डालते थे और वो करते थे। लेकिन अब चूंकि किसानों को ये लगता है कि ज्यादा खाद डाल देने से जो है वो ज्यादा आपकी उपज बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा डालने लग गए। लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम खाना ही खाते हैं तो एक जो हमारे बैलेंस डाइट है कि थोड़ी थोड़ी सभी चीजें रहें, तो वो हमारे सेहत के लिए ठीक है। अगर हम 10 रोटी खा लेंगे तो उससे डाइजेशन खराब हो जाएगा। हाँ, वो उससे नेगेटिव ही प्रभाव जो है या नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। सेम यूरिया, या क्योंकि हम
अल्टीमेट तो अपनी फसल को पोषक तत्व तो दे रहे हैं, तो पोषक तत्व तो संतुलित देने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ जिंक है, जैसे धान में बहुत जरूरत रहती है। फेरस की मात्रा, क्योंकि सफेदा रोग है वो फेरस की कमी से होता है। खैरा रोग धान में लगता है, वो जिंक की कमी से लगता है। तो इसके कारण रोग भी कई फसलों में लगते हैं। तो संतुलित पोषक तत्वों को किसान भाइयों को प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और हम लोग सतत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, आपके माध्यम से भी जो भी अनुशंसित मात्रा है किसान भाई, उसी का प्रयोग करें। उससे उनकी उपज भी बढ़ेगी और लागत में भी कमी आएगी। क्योंकि ज्यादा यूरिया डालेंगे तो उपज में कोई बहुत बड़ा अंतर आना नहीं है। और जब कीट और रोग लग जाएंगे तो एक तो यूरिया ज्यादा खरीदी तो उसकी लागत उसका भी नुकसान हुआ, और उसके बाद जब कीट रोग लग जाएंगे तो फसल बर्बाद करने के लिए भी आपको मतलब दवाइयों पे खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल तो उससे और उसका भी आपकी फसल पर असर पड़ रहा है। जी। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी किसान की फसल में ऐसा हो रहा है, कीट रोग लग गए हैं, तो वो क्या कृषि विभाग से संपर्क करके कुछ राय मशवरा उनसे ले सकता है? जो कृषि वैज्ञानिक हैं उसको सही सलाह देते हैं। बिल्कुल, इसमें कृषि वैज्ञानिक हम लोग भी फील्ड पे कई बार निकलते हैं, अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देते हैं। इसके साथ साथ हमारे विभाग ने एक PCSRS सिस्टम जारी किया है। उसके अलावा भी PCSRS सिस्टम में जो उसके 2 मोबाइल नंबर हैं, उन पे आप अगर व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो खींच के डाल देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे भी कि उसमें क्या आपको दवाई का छिड़कना चाहिए, कब छिड़कना चाहिए, कितनी मात्रा में छिड़कना चाहिए, हम लोग सलाह देते हैं। उसके अलावा भी आज के समय में बहुत सारे ऐप, जो कि हम लोग व्हाट्सएप ऐप जब यूज कर रहे हैं, तो जैसे एक ऐप है प्लांटिक्स करके, बहुत अच्छा ऐप है। एक पूसा किसान करके है जो IRI जो इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है। हाँ। तो ये ऐप ऐसे हैं कि जिनमें सारी इंफॉर्मेशन है। और अगर हम व्हाट्सएप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, विशेषकर जो हमारे नए किसान हैं, युवा किसान हैं, जो दिन भर मोबाइल देखते हैं, तो वो इस ऐप के माध्यम से फोटो खींच कर भी उन रोग और कीट को पता कर सकते हैं कि ये क्या है। अच्छा। और उसके बाद उसका मतलब निस्तारण भी उसमें पता चल जाता है। आज के समय में चूंकि अब जैसे जो व्हाट्सएप चला रहा है वो मेटा AI भी, हाँ बिल्कुल, आप सिंपल मेटा AI पे वो फोटो खींच के डालिए कि हमें कौन सा रोग है, क्या है। मैंने खुद भी 1-2 बार करके देखा, लगभग सही उत्तर। जैसे चैट GPT वगैरह, चैट GPT भी बहुत अच्छा टूल है। उसमें भी अगर आप फोटो डालिए और कहिए डायग्नोस द मतलब डिजीज आर पेस्ट और गिव मी मतलब सजेशन, तो वो लगभग आपको चीजें बताता है। अच्छा। सामान्य रूप से हम लोग भी जब होता है कि जैसे जो मेजर पेस्ट होते हैं कैसे नियंत्रण करें, सबसे पहले तो हम लोग यही कहते हैं कि खाद नियंत्रित करिए, रोग कीट अपने आप नियंत्रित। उसके बाद जब हल्के फुल्के कीट लगे तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि जैविक नियंत्रण करिए। जैसे कि अगर कोई डाल है, डाल खराब कर दीजिए। जैसे कि सरसों है तो उसमें एलो ट्रैप वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि माहो कीट पीले रंग के लिए बहुत आकर्षित होते हैं। कई बार है कि नीम का ऑयल छिड़क दीजिए। तो पहले जैविक टूल अपनाइए। जब लगे कि जो जैविक हमारे टूल हैं उनसे नियंत्रित नहीं हो रही है, तब फिर हम रसायन पे, जैसे चूसने वाले कीट हैं तो एक दवा आती है मीडाक्लोरपिड, तो उसे हम कहते हैं 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। 1 हेक्टेयर के लिए 400 लीटर पानी की जरूरत होती है। 150 लीटर लगभग एकड़ का हिसाब बनता है, तो वो छिड़क दे दें। कई जो है कटिंग वाले पेस्ट होते हैं तो हम कहते हैं क्लोरपायरिफास दवा है। जैसे कई बार रोग लग जाते हैं, कई बार तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब हमारा फंजीसाइड है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा रोग है उसी तरीके की दवाई जैसे ह्यूमन में है, ऐसे फसलों के लिए हर चीज के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। तो वो हम समय समय पर किसानों को सलाह देते रहते, बल्कि हमारे विकास खंड पे कृषि शिक्षा इकाइयां भी हैं। अच्छा। वहां पे अनुदानित पेस्टिसाइड भी उपलब्ध है। और जैविक जो हम बात कर रहे थे, वहां जैविक जैसे एक ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बैसियाना है, तो ये वो चीजें हैं। इससे आप भूमि शोधन और बीज शोधन दोनों कर सकते हैं। जिसे आपकी फसलों में बार बार बहुत रोग लग रहे हैं, तो 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए, एक की कीमत 100 रुपए है। 75% उस पर अनुदान है, 25 रुपए का मात्र किसान को पड़ेगा जी। और उस 5 किलो को आप 20 किलो गोबर की खाद में मिलाइए, जो गोबर की खाद प्रॉपर सड़ चुकी हो, उसको मिला के और किसी पेड़ के नीचे या छांव पे रख दीजिए, थोड़ा सा सड़ने दीजिए थोड़ा, जिससे कि वो ट्राइकोडर्मा चूंकि फंगस है, और बढ़ जाए जी, फंजाई उसकी स्प्रे कर जाए। और उसके बाद जब वो 24 से 28 घंटे बाद जब पूरा हो जाए, उसको बाद आप खेत में छोटी छोटी डेरी बना के मिला के डाल दीजिए। जितने फंगस के रोग होंगे वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। और आलू की फसल में तो एक किसान ने नहीं माना, तो हमने स्वयं उनको करवा के दिखाया। अच्छा। तो आलू में एक रोग होता है झुलसा, अगेती और पछेती 2 बार लगता है। तो अगेती झुलसा तो लगा ही नहीं उनके खेत में, केवल उन्होंने यही किया, पछेती थोड़ा सा आया, तो उसके लिए जो दवा है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब उसका स्प्रे किया, तो वो लगभग कंट्रोल हो गया। तो इससे हम रोग और कीट भी और जैविक दवाओं के ह्यूमन पे भी, चूंकि
कई बार बताया जाता है प्रभाव पड़ता है शरीर पे, तो वो भी हमारे लिए, क्योंकि हम स्वयं भी खाएंगे तो वो हमारे लिए भी बेहतर हाँ, ये ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ। ऐसे ही वो भी हमारे यहाँ ऐसे बवेरिया बैसियाना करके है एक दवाई जो जैविक है, नीम ऑयल भी हमारी गोदामों पे उपलब्ध है। इसके अलावा सोलर लाइट एक नई आई है कि इसमें सोलर लाइट जैसे आप खेत में लगा दीजिए, लाइट पे आप देखेंगे कीड़े आकर्षित बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरीके की लाइट है, नीचे उसमें पानी भरा रहता है, जो उसी में आके गिर जाएगा। हाँ। तो हमारी फसल को नुकसान नहीं करेगा। तो कुछ ये जैविक था। इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ केमिकल बताए, तो ये बहुत सारे केमिकल हमारे वहाँ उपलब्ध हैं और उनपे 50% जो केमिकल हैं उन पे छूट है। तो जो भी किसान भाई चाहें वो हमारी गोदाम से परचेज कर सकते हैं, छूट उनके खाते में, जो सब्सिडी मिलती है वो उनको खाते में डीबीटी के माध्यम से चली जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उससे मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम अभी युवा किसानों की बात कर रहे थे, लैंड पड़ा है पर पड़ा हुआ है, खेती नहीं हो रही है उस पर, सिर्फ लैंड है, चाहते जरूर हैं कि कर लें। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं कि वो नई खेती में या खेती में नए होकर आ सकें, अपने आप को बतौर फार्मर इंट्रोड्यूस कर सकें? और क्या ऐसी चीजों के लिए भी कोई सब्सिडाइज्ड योजनाएं हैं कि आप अगर इसकी खेती करेंगे तो आपको सरकार अनुदान भी दे रही है और खेती भी करवा रही है? जैसे मछली पालन के लिए है, मान लीजिए डेयरी फार्मिंग के लिए है, तो इस तरीके का क्या बाकी फसलों के लिए भी है? देखिए, बाकी फसलों के लिए इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है क्योंकि जो खाली लैंड पड़ी है, मतलब जो भी आदमी खेती करना चाहे, हम लोग दलहनी और तिलहनी फसलों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए कुछ हमारी निशुल्क मिनी किट, निशुल्क बीज हम किसानों को देते हैं। जैसे अभी जायद में हम लोगों ने भी डिस्कस किया, उड़द और मूंग का बीज दिया था, जो कि किसानों ने इंटरक्रॉपिंग की है। कई जगह आप भी देखेंगे सरसों की ऐसे फसल है, तो पीछे जो सरसों में भी कुछ मिनी किट समय जो राज्य सरकार के स्तर से मिली थी, वो भी हमने किसानों को निःशुल्क वितरण की। तो ऐसे कुछ दलहनी फसलें, कुछ तिलहनी फसलों को सरकार जिनको फोकस करती है समय समय पे, तो वो हम लोग निःशुल्क बांटते हैं। तो इस तरीके से हम नए फार्मर को नई इन क्रॉप्स की ओर प्रमोट करते हैं कि हाँ, कम से कम आप आइए, दलहनी और कुछ नहीं तो हम कम से कम बीज आपको मुफ्त में दे रहे हैं, आप ट्राई तो कीजिए एक बार। बाकी नेचुरल फार्मिंग के जैसे जो प्राकृतिक खेती करना चाहें, उनके लिए भी हमारे विभाग में योजनाएं हैं जी, तो वो मतलब कर सकते हैं किसान और उनको छूट भी मिलेगी। ठीक है। बहुत सारे और भी प्रोसेसेस हैं खेती किसानी के, तो आपने तो कीटों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं और कैसे अच्छी उपज ले सकते हैं, आपने बताया। आजकल एक ट्रेंड है कहीं ना कहीं टेरेस गार्डन का या टेरेस किचन, या उस पर आप अपनी छोटी सी बना लेते हैं खेती के लिए, लैंड तो नहीं, लेकिन एक वो पर्टिकुलर गार्डन है, किचन गार्डन टाइप से, जो एक लोगों ने सोचा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो क्या ये इसको आप किस तरीके से लेते हैं, और अगर कुछ लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले किचन गार्डनिंग बहुत ही अच्छा है। बस किचन गार्डन में, क्योंकि हमें अपने उपयोग के लिए, अपने घर के उपयोग के लिए हमें सब्जियां उगानी है, तो पहली चीज उसमें केमिकल का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप स्वयं खा रहे हैं। क्योंकि किचन गार्डन का मतलब ये कि हम अपने किचन के लिए कर रहे हैं, उतना ही उगा रहे हैं जितना हमारा कंजम्पशन है। तो उसके लिए जो भी हमारी नई सब्जियां हैं, जैसे जो समय के अनुसार है, उनका सही से उनको लगाने की आवश्यकता है। जैविक खादों के प्रयोग करने की आवश्यकता है। अगर एक दो लौकी कई बार खराब भी आपको दिखे तो उसको कट करके भी हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फसल पे नहीं, ये नहीं कि अगर हमें कहीं कीड़ा का छेदा हुआ कहीं दिख जाए तो उसको फेंक दिया, स्प्रे करने लग जाएं या केमिकल पे आ जाए। तो केमिकल मुक्त जितना अपना किचन गार्डन रखेंगे वो उतना ही बेहतर किचन गार्डन होगा। बाकी कुकर बिट्स की क्रॉप है जो हम फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, प्याज लहसुन जो हमारा उसके अक्टूबर नवंबर में भी लग जाता है। उसके बाद बहुत सारी है जो चीजें किचन गार्डन में, जो सब्जियां हैं वो हम ग्रो कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा काम। अच्छा, अगर किसी को नए तरीके से बनाना हो तो उसके लिए जैसे जो रैक्स बनाए जाते हैं, जो पैडिंग्स बनाई जाती हैं, वो उसको बनाने के लिए जो संसाधन छोटे मोटे जरूरी होते हैं, क्या उसमें भी कुछ आपसे मदद ली जा सकती है अगर कोई करना चाहता है तो? कृषि विभाग जो है किचन गार्डन के मामले में कोई इस तरीके का भी वो नहीं देता, क्योंकि ये माना जाता है कि किचन गार्डन जो है बहुत व्यक्तिगत है और बहुत छोटे मोटे, जैसे खुरपी है, फावड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत कोई मैकेनाइज चीजें नहीं। फिर भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जैसे टिलर्स है जिनका थोड़ा बड़ा किचन गार्डन है, वो है, वो कुछ छूट मिलती है, उसे उद्यान विभाग जो है करते हैं, कुछ शायद करते होंगे, क्योंकि उनके पास छोटे छोटे टिलर्स और उस सबके अनुदान की व्यवस्था है। लेकिन सामान्य रूप से क्योंकि एग्रीकल्चर के मामले में बड़ी लैंड के लिए जाहिर है, लेकिन सजेशंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सजेशंस कौन सी
फसल लगाएं, हाँ, कब लगाएं, ये वैज्ञानिक ये तो है। बस यही है कि रसायन का प्रयोग कम करेंगे वही बेहतर होगा। ठीक है, आपने शुरू में एक टोल फ्री नंबर बोला था, मैं चाहूंगा एक बार उसको फिर से बता दें ताकि हमारे किसान अगर सीधा संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि उस टोल फ्री नंबर पे शायद उनको एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स से बात हो जाए। वो एक्सपर्ट जो मैंने टोल फ्री नंबर बनाया था वो केवल फसल बीमा में जो नुकसान होता अच्छा, है, अच्छा, उस कंपनी का नंबर है यूनिवर्सल सैम्पो करके, जो जनपद खीरी के लिए वो है। अच्छा, उसका नंबर है 14447 तो 14447। इस पर वो अपनी बीमा से जुड़े स्टेटस के बारे में जानकारी वो जान सकते हैं। इसमें यह है कि सामान्य रूप से होता है कि जैसे आदमी ने बीमा तो बैंक में करवा लेता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो वो क्या करे। तो उसके लिए एक तो यह है कि वो कृषि विभाग के दफ्तर में आए और उनको एप्लीकेशन दे कि साहब हमारी फसल लगी, या बैंक में जाए। तीसरी जो सबसे सरल होता है, क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल होता है, तो वो अपना फोन लगाए 14447 नंबर पे और बता दे कि साहब हमारी फसल को क्षति हुई है। यदि उसने इंश्योरेंस कराया है तो वो तुरंत ही पूछ लेते हैं, फिर उसका सर्वे होकर उसको क्षतिपूर्ति हो जाती है। वैज्ञानिकों से डायरेक्ट ऐसे कुछ टोल फ्री वार्ता का तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे मजरा फार्म है, जमुनाबाद फार्म है, यहाँ पे हमारे वैज्ञानिक रहते हैं, उनके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर वगैरह भी रहते हैं। तो कोई भी किसान जिसे आवश्यकता है वैज्ञानिक सलाह की तो वो लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे थे कार्यक्रम शुरू करने से पहले, तो आपने एक बहुत अच्छी योजना के बारे में जिक्र किया था, फार्मर रजिस्ट्री। मैं चाहूंगा थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छी एक योजना लाई है कि जिसमें हमारे किसान भाई हैं सबकी लैंड जो है वो क्लब होके एक उसकी फार्मर आईडी बनती है। जैसे कि हमारा आधार है, ऐसे हमारी जमीन की एक आईडी बनेगी जिसको हम फार्मर आईडी कहेंगे। इसमें हमारी सारी जमीनें जो है वो शामिल हो जाएंगी और आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई जो गेहूं खरीद जो है सेंटरों पे अपना गेहूं बेचते हैं, उसके लिए उर्वरक क्रय करने के लिए, बीज क्रय करने के लिए, इसके अलावा जो है कृषि रक्षा रसायन जो हम करते हैं उसके लिए, और अन्य भी बहुत सारी योजनाएं जो अन्य विभागों जैसे लघु सिंचाई में है, उसके लिए इसको अनिवार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे किसान भाई, जैसे कि मान लीजिए उन्हें लोन लेने जाना पड़ा केसीसी, तो अभी जाते हैं तो उन्हें अपनी जमीन को बंधक बनाने के लिए तहसील में जाना पड़ता है, मुक्त कराने के लिए जाना पड़ता है, तो कई बार भागना दौड़ना पड़ता है। लेकिन जब हमारी फार्मर आईडी होगी तो उसमें पहले ही स्वतः मतलब कितनी जमीन उनके पास है, कितना उनको पैसा दिया जा सकता है, तो वो ना तो किसान को भागना पड़ेगा, ना बैंक के जो हमारे लोग होंगे उनको सत्यापन करने में दिक्कत होगी। ऐसे ही कई बार किसान भाई जब उर्वरक लेने जाते हैं तो उनसे खतौनी मांगी जाती है, तो बार बार फोटो कॉपी उन्हें करानी पड़ती है अगर ज्यादा जमीन है कि इतनी। तो जब फार्मर आईडी अनिवार्य हो जाएगी तो वो उस किसान के पास कितनी जमीन है वो देखते ही पता चल जाएगा, तो उतनी उर्वरक वो अपना आराम से परचेज कर सकता है। ऐसे बीज, अनुदानित बीज की कई बार किसान कहते हैं हमें बीज कम मिला, कई बार कहते हैं ज्यादा मिला, तो जो जितनी जमीन होगी फार्मर आईडी में उसी तरीके से। अब जैसे गेहूं कोई लोग क्रय करने मतलब विक्रय करने जा रहे हैं क्रय केंद्रों पे जो सरकार के हैं, तो कई बार किसान कहते हैं कि हमारा पूरा गेहूं नहीं लिया गया। तो जब फार्मर आईडी में पता चल जाएगा कि हमारे पास इतनी जमीन है तो उतना जमीन में लगभग इतना उत्पादन हुआ, तो वो मतलब दोनों बहुत ही पारदर्शितापूर्ण ढंग से चीजों को, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी मतलब आपकी फसल का क्रय विक्रय भी आप कर ले रहे हैं उसी से, और इनपुट भी खरीद ले रहे हैं। मतलब एग्रीकल्चर मतलब एक तरीके से किसान की ऐसी आईडी होगी जिसे उसे बार बार अभिलेखों को लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल उसी का प्रयोग करके वो बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकेगा। जैसे ऐसे ही बहुत सारी हेल्थ डिपार्टमेंट में आभा योजना है, या जैसे डिजी लॉकर है आपका, डिजी लॉकर है, सारे डॉक्यूमेंट वो उसी तरीके से फार्मर आईडी जो है, ठीक है। एक यूनिक आईडी है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या दस्तावेज चाहिए और कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है? सामान्य रूप से इसको कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, ये लोग जो हम लोगों कृषि विभाग के कार्मिक हैं या राजस्व हम लोग हैं फील्ड में जाके भी इसको कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सीएससी जनसेवा केंद्र अगर नहीं है तो जनसेवा केंद्र पे भी सामान्य रूप से किसान का मोबाइल नंबर चाहिए और उसके जमीन के दस्तावेज उसके पास होने चाहिए। बस 2 अभिलेख ही मेजर अभिलेख हैं, उसके बाद जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ओटीपी बस ये रहता है कि आधार का जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी उसी पे जाता है। हाँ, तो आधार कार्ड भी मतलब आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड और जमीन के लिए 2 मेजर अभिलेख जिनके माध्यम से वो सीएससी से भी। तो क्या इसमें बैंक का भी कुछ डिटेल देना पड़ता है? बैंक का भी ऐसा कोई डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, बैंक के डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर जनपद की बात करें, अपने खीरी जनपद की, तो कितने लाभान्वित हो चुके होंगे लगभग किसान इस योजना में? हाँ, लगभग जो फार्मर आईडी जो बनने की बात है वो हमारे यहाँ लगभग 83% जो है वो फार्मर किसानों की आईडी बन चुकी है। बाकी भी हम लोग
लगातार कैंप लगा के जो है इसको बना रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, यदि आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है और आप अपना गेहूं जा रहे हैं तो वहाँ विक्रय केंद्रों पर भी अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो आपके गांव में हर जगह जनसेवा केंद्र रहते हैं, वहाँ पे बनवा सकते हैं। कृषि विभाग के हर विकास खंड पे जो है हमारे कार्मिक बैठते हैं, वहाँ पे बनवा सकते हैं। बाकी गांव भी हमारे कार्मिक जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके अपनी आईडी जरूर बनवा लें, जिससे कि आपको आगे जितनी भी विभागों की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों की जागरूकता के लिए आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, और जो कि हमारे किसानों के लिए हमें उम्मीद है बहुत लाभकारी होगा। बिल्कुल आशा करते हैं हम भी कि किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम बहुत लाभान्वित दृष्टिकोण से उन तक पहुंचेगा। और इसी तरीके से हम अपने और भी कार्यक्रम जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं उसे भी लाने की कोशिश करेंगे, और भी कुछ विशेषज्ञों के साथ में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप तक जो जानकारियां पहुंच रही हैं वो बहुत ही विशुद्ध तरीके से पहुंचे और आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक बन सकें। और आप खेती किसानी का अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लाभ अपनी फसल अपने खेत से ले सकें, और परिवार जो आपका है उसको भविष्य की योजनाओं में शामिल कर सकें, अग्रसर बने, प्रगतिशील किसान बने। और सुनते रहिए ऐसे ही रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज और हमारा कार्यक्रम अन्नदाता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिट्टी में सोना उगाते हैं, लहलहाते खेत जिनकी कहानियां सुनाते हैं। सुनिए खेत खलिहान की बात, विशेष कार्यक्रम अन्नदाता में।